welcome to Achievers High. Dear learners, hope you all are doing very good. आज की क्लास में हम एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की स्टार्टिंग करेंगे. इट इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस टॉपिक जिसमें हम एबनॉर्मल बिहेवियर कि ह्यूमन का बिहेवियर एबनॉर्मल क्यों होता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं इनके बारे में जनरल बात करेंगे. ये वीडियो यूजफुल रहेंगे फॉर क्लास 12th जो CBSE बोर्ड से अपने टर्म 2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं. तो एबनॉर्मेलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बेसिक्स को समझने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जानने की कोशिश करता है और साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये वीडियो भी आपके काम आने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. और टेलीग्राम का ये जो चैनल है इस पर आप हमारे इस PDF को, इस प्रेजेंटेशन को रिसीव कर सकते हैं. आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने हैं. वी विल कवर दीज टॉपिक्स. सबसे पहले हम एबनॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या होता है एकदम बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे. एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हम किसी पर्सन को एबनॉर्मल कहते हैं. कुछ डेफिनेशंस की हेल्प से भी समझेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है. और लास्ट में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एबनॉर्मेलिटी से बर्थ लेते हैं. तो पहला जो टर्म हमारे सामने आता है वो एबनॉर्मेलिटी होता है. तो इन टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे. पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ मीनिंग ऑफ एबनॉर्मेलिटी. एबनॉर्मेलिटी की अगर हम मीनिंग पढ़ जाएं, लिटरल मीनिंग पढ़ जाएं, तो इस वर्ड को आप ब्रेक करके देखिए. इसका मतलब हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऐसा कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल से डेविएट होता है, जो नॉर्मल नहीं होता, उसी को हम एबनॉर्मल कहते हैं. लेकिन पॉइंट ये उठता है कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं और कब डिसाइड करते हैं कि कोई बिहेवियर नॉर्मल है. क्या साइकोलॉजी में किसी नॉर्मल बिहेवियर का कोई आइडियल मॉडल हमारे पास है? ऐसा भी नहीं है. तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया पर कहें कि कोई पर्सन एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है. अगर एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात करें तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है. एबनॉर्मल बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो एक जनरल कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो हमारे कल्चर में चीज़ें फॉलो होती हैं, जब उनसे हम डेविएशन फील करते हैं, उनसे हमें चीज़ें हटकर होने लगनी दिखती हैं, तब हम कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है. एक जनरल कॉन्सेप्ट एबनॉर्मेलिटी का यही है कि जो कुछ भी हमने नॉर्मल डिसाइड किया है, मेरे लिए वो नॉर्मल का क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए वो नॉर्मल का क्राइटेरिया कुछ और अलग हो सकता है. तो इस केस में हम जो कुछ भी अपने एंगल से देखते हैं चीज़ों को, और जब हम कहते हैं कि वो नॉर्मल से अवे है, जिसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं बट एक पर्सन फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल की कैटेगरी में डाल देते हैं. ऐसा जनरली होता है. जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में किसी पर्सन को ऑड वन आउट कह देते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है या उसको जो रूल्स फॉलो करने चाहिए वो बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है. तो इस तरह से हम किसी पर्सन के बिहेवियर को एबनॉर्मल कह देते हैं. लेकिन एबनॉर्मल का मतलब किसी हमेशा डिसऑर्डर नहीं होता. एबनॉर्मल तो एक बहुत बेसिक टर्म है जहाँ से चीज़ें वेरिएट होनी स्टार्ट होती हैं, डिफ़र होनी स्टार्ट होती हैं. किसी पर्सन की किसी से थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, एक ग्रुप से, कम्युनिटी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसके थिंकिंग जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर थिंकिंग एबनॉर्मल है तो पर्सन टोटली अबनॉर्मल है या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है. वो सब कुछ जानने के लिए हमें बहुत आगे जाना होता है, बहुत कुछ समझना होता है. फिलहाल तो हम एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एबनॉर्मेलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय 4 Ds. अब ये 4 Ds क्या हैं? देखिए, हमने आपसे कहा कि साइकोलॉजी में ऐसा कोई भी आइडियल मोड नहीं है, आइडियल मॉडल नहीं है जिसके बेसिस पर हम कहें कि भाई ये पर्सन जो है वो एक परफेक्ट पर्सन है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और इसी से हम आपको मेजर करेंगे. जैसे मैथ्स में होता है ना कि अगर हमें पता है कि जो एक बॉक्स है, ग्राफ में आप लोगों ने मैथ्स के देखा होगा, अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल में आपने देखा होगा कि जो ग्राफ होता है उसका अगर एक ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वही हर बार मेजर की जाती है. तो ऐसा कुछ भी हमारी साइकोलॉजी में नहीं होता है. तो वहाँ पे इन 4 Ds की हेल्प से एबनॉर्मेलिटी को समझा जाता है. इसको आप एक काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल कह सकते हैं. अब वो 4 Ds क्या हैं? डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. इन चारों की हेल्प से पर्सन की एबनॉर्मेलिटी को मेजर किया जाता है. बट कैसे? डेविएंस का मतलब हो क्या है? डेविएशन, कितना पर्सन उस नॉर्मल सिचुएशन से डेविएट हो रहा है, राइट. डिस्ट्रेस,
पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है, कितना डिस्ट्रेस की सिचुएशन में पहुंच गया है, कितना उसकी जो वो स्ट्रेस को डील करने की उसकी कैपेसिटी है, डिस्ट्रेस उसको डिफाइन करता है। डिसफंक्शन का मतलब होता है उसकी बिहेवियरल टर्म में वो कैसी फंक्शनैलिटी कर रहा है, किस तरीके से प्रॉपरली बिहेव कर पा रहा है। एंड डेंजर, जब किसी पर्सन की फंक्शनैलिटी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, या तो खुद को हार्म करने की कोशिश करता है या दूसरे को हार्म करने की कोशिश करता है, तब भी हम उस पर्सन को एबनॉर्मल कह सकते हैं। एक बार फिर से देखिए मेरे साथ, डेविएंस का मतलब हो गया कि जिस रूट पर वो चल रहा था वहाँ से वो डेविएट हो गया। जो उसका बिहेवियर नॉर्मल हमेशा से रहता था अब वो नहीं है, हम कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में हम डेविएंस का फैक्टर देखते हैं जो एबनॉर्मैलिटी को दिखाता है। डिस्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि जब पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस आया तो वो उसको डील नहीं कर पा रहा है, उसके साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से डिसफंक्शनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल रही है। मतलब पर्सन के बिहेवियर में कुछ ना कुछ और हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसफंक्शनैलिटी, जिसको हम डिसफंक्शन भी बोलते हैं एबनॉर्मैलिटी के केस में। और डेंजर का मतलब हो गया अब जब डिसफंक्शनैलिटी यानी उसका बिहेवियरल मोड जो है वो हार्मफुल लेवल पे पहुंच गया। कोई पर्सन स्ट्रेस को डील करते करते बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डाउन हो गया है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो गिव अप करने की कोशिश कर सकता है या खुद को हार्म करने की कोशिश कर सकता है, किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है, तब भी हम उस पर्सन को एबनॉर्मल कहते हैं। डेंजर जो होता है वो एक एक्सट्रीम लेवल की एबनॉर्मल बिहेवियर को दिखाता है, लेकिन बाकी के जो 3 Ds होते हैं वो पर्सन के नॉर्मल केसेस में भी नोटिसेबल होते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कई बार एबनॉर्मल बिहेवियर को पोर्ट्रे करते हैं थ्रू डेविएंस, डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन। तो ये हो गया एबनॉर्मैलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मैलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। अब ये क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ कि व्हेन कैन वी से दैट अ पर्सन्स बिहेवियर इज एबनॉर्मल। अभी अभी हमने बात करी कि एबनॉर्मैलिटी को कोई स्टैंडर्ड तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो कुछ क्राइटेरियाज तो होते होंगे जिन पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अगर इस क्राइटेरिया में पर्सन फिट नहीं हो रहा है तो वो पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल है। ये जो क्राइटेरियाज हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसमें मेरे थॉट्स आपके थॉट्स एकदम एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, आप सोशल नॉर्म्स का कहीं पर भी वायलेशन देखिए, अपनी कंट्री में देखिए, किसी दूसरी कंट्री में देखिए, अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो आप देखिए हमारी कंट्री में होगी तो भी उसको पुलिस अरेस्ट करेगी या पुलिस उसको पकड़ेगी, या जो कुछ भी होता है। हमारे लॉज जो होते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू वेरी हायर लेवल, कि एक घर की रूल भी अगर कोई बच्चा ब्रेक करता है तो उसको डांट पड़ती है। हमारी कंट्री में देखिए अगर किसी पर्सन कोई जो है वो अपने लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, हमारी कंट्री में बनाए हुए लॉज के अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है, तो उस पर्सन का बिहेवियर हम एबनॉर्मल कहते हैं। हम एक जो कोई पर्सन जो चोरी करता है या कोई भी गलत काम करता है, हम उसको भी उस पर्सन को कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा इंसान है। वही चीज़ एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करती है। तो एक पहला क्राइटेरिया हो गया कि जब भी किसी भी तरीके के सोशल नॉर्म्स को, चाहे वो हमारे घर के सोशल नॉर्म हो, हमारी कॉलोनी के हों, हमारी सोसाइटी के हों, हमारे कल्चर वैल्यूज़ के हों, या फिर हमारी कंट्री के हों या उसके भी बाहर, जहाँ पर भी सोशल नॉर्म्स का वायलेशन होगा वहाँ पर हम पर्सन के बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। फिर है लो आईक्यू और मेंटल रिटार्डेशन। इंटेलिजेंस में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। जो लोग को जीन्स में या हेरिडिटी के थ्रू अपने एनवायरनमेंट में जो नहीं ग्रो कर पाते, लोग मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में आते हैं। उनका जो होता है कह सकते हैं उनका आईक्यू बहुत लो होता है, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत लो होता है। तो ऐसे में उनको समझ नहीं होती है कई बार कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, अनजाने में वो गलतियाँ कर देते हैं, या फिर कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कभी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कभी इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करें, तो उनके बिहेवियर को हम जनरली देखते हैं कि वो एबनॉर्मैलिटी के केस में होते हैं। इसके अलावा अपने मेंटल रिटार्डेशन में ये भी पढ़ा है कि जो प्रोफाउंड की कैटेगरी में लोग आते हैं, जो प्रोफाउंड वाली कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके अंदर हम देख सकते हैं कि वो सोशल लेवल पर लोगों के साथ मिंगल नहीं हो पाते, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के लिए कई बार लोगों पे डिपेंड रहते हैं। वो ग्रुप में रहते हैं तभी किसी एक्टिविटी को कर पाते, इंडिविजुअली नहीं परफॉर्म कर पाते। ये सारी चीज़ें उनकी एबनॉर्मैलिटी को दिखाती हैं। तो किसी पर्सन का आईक्यू बहुत ज़्यादा लो होना, मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो भी शो करता है कि पर्सन अबनॉर्मल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर्सनल डिस्ट्रेस, कई बार पर्सनल डिस्ट्रेस जो होता है वो इतना हाई लेवल का हो जाता है पर्सन का,
जिसकी वजह से उसके बिहेवियर पर इम्पैक्ट आने लगता है और वो बिहेवियर उसको डिसफंक्शनैलिटी की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पर्सन धीरे धीरे जो हमेशा से नॉर्मल रहता था बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपनी लाइफ में लेता है कि अब उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रह जाता। वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, कुछ भी ऐसा करने लगता है जैसा वो पहले नहीं कर रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनल डिस्ट्रेस। उसकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है वो बहुत लंबे टाइम से उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा हो, सफ़र करते करते थक गया हो। ऐसे केस में जो पर्सन है वो अपने बिहेवियर से डेविएट होने लगता है। वही सारी बातें जो अभी हमने डीज में डिस्कस करी थी वो सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में दिखने लगती हैं और पर्सनल डिस्ट्रेस जो है वो भी एक क्राइटेरिया बन जाता है पर्सन के एबनॉर्मल बिहेवियर का। अब आता है मैलएडेप्टिव बिहेवियर। ये मैलएडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? देखिए, जब कोई पर्सन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाता उसे हम बोलते हैं मैलएडेप्टिव बिहेवियर। मैलएडेप्टिव बिहेवियर जनरली उन लोगों में देखा जाता है जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही ट्रिप पे जाते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं, आपको एक अननोन ग्रुप में भेजा गया और आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका बिहेवियर मैलएडेप्टिव बिहेवियर कहलाएगा। वैसे भी आपको वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है अडेप्टेशन, तो जहाँ पर भी जिन लोगों के साथ भी अडेप्टेशन की प्रॉब्लम होती है, न्यू पीपल के बीच, न्यू सिनेरियोज के बीच, न्यू एनवायरनमेंट के बीच वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन लॉन्गर पीरियड के लिए रहे तो पर्सन का बिहेवियर भी एबनॉर्मल लगने लगता है। अगेन, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, वो लोगों के साथ उनकी तरह से नहीं कर पाता, तो वो ऑड वन आउट हो जाता है, जो हमने शुरू में बात की थी। और ऑड वन आउट हो जाने की वजह से उसके बिहेवियर को दूसरे लोग एबनॉर्मल कंसीडर करने लगते हैं। ये जो चारों नॉर्म्स हैं, ये जो चारों क्राइटेरियाज हम देख रहे हैं, ये किसी पर्सन को मेंटली रिटार्डेड नहीं डिक्लेयर करते या किसी पर्सन को साइकोलॉजिकली अबनॉर्मल नहीं रिप्रेजेंट करते। ये सिर्फ उसके बिहेवियर की बात हो रही है कि जब भी पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल होगा तो हम उसको एबनॉर्मल कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर जब अबनॉर्मल है, पर्सन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। आगे हम बात करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर की कुछ डेफिनेशंस की। इनसे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। देखिए, तीनों डेफिनेशंस को देखते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर इज सिंपली अ लेवल दैट इज गिवन टू अ बिहेवियर विच इज़ डेविएंट फ्रॉम सोशल बिहेवियर। इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि किसी भी पर्सन को हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। किसी भी पर्सन को एबनॉर्मल कहना, जनरली अगर हम किसी को एबनॉर्मल कह दें तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएगा कि तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल टर्म होती है जिस तरीके से हम किसी को कह देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर एक लेवल होता है जो किसी पर्सन के बिहेवियर को तब दिया जाता है जब वो सोशल बिहेवियर से डेविएंट हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल इफ इट इंटरफेयर्स विद ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। जिस तरह से पर्सन को ग्रो करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है तो अब भी हम उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर इज द वल्नरेबिलिटी इन द इंडिविजुअल, इनएबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस, डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विद द कॉमन लाइफ इश्यूज एंड फेलियर इन अडेप्टेशन। आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 स्लाइड्स में जो हमने बात करी है वो यही है। जो अभी आपने देखा था 4 Ds के बारे में जो हमने बात करी, वो यही चीज़ डिफाइन करती है कि इस तरीके से एक पर्सन का जो बहुत ही वल्नरेबल बिहेवियर होता है, ये स्ट्रेस को कोप ना कर पाने की जो कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें पर्सन की एबनॉर्मल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ये एबनॉर्मल बिहेवियर से कैसे डिफ़िकल्ट या डिफरेंट होते हैं। तो एबनॉर्मल बिहेवियर तो हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कह सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसी पर्सन में है या नहीं है ये हम यूं ही नहीं बता सकते। बिहेवियर की एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन करना इज़ वेरी इजी, बट किसी पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिक्लेयर कर देना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एनीवन। ये इतनी स्मूथ बात नहीं होती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। जब एबनॉर्मेलिटी इस लेवल से पार पहुंच जाती है कि पर्सन अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तब हमें उसकी जो एबनॉर्मेलिटी का लेवल होता है ना वो इतना आगे पहुंच जाता है कि उस पर्सन को अपनी लाइफ को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में हम पर्सन को कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, बट नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि हम क्या देख रहे हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट करते हैं। ये कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं बता सकता कि किसी पर्सन को कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बहुत लंबी रेंज होती है और डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न के लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे किसी पर्सन के मूड
पर जो मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होने की वजह से लॉन्गर पीरियड के लिए जो अबनॉर्मैलिटी रहती है तब वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करती है। तो किसी पर्सन का जो अगर मूड है वो लॉन्गर पीरियड तक स्टेबल इनस्टेबल की फ्लक्चुएशन को करता है, बार बार फ्लक्चुएशन होता है और वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। देखिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसी पर्सन में तभी देखने को मिलते हैं जब एबनॉर्मैलिटी एक लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है, उसके बाद ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि पर्सन की एबनॉर्मैलिटी को ही शुरू में ट्रीट कर दिया जाए तो कोई डिसऑर्डर जनरेट ही ना हो। लेकिन जनरल केसेस में होता क्या है कि लोग एबनॉर्मैलिटी को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ना तो उनके आसपास के लोग इतना ध्यान देते हैं और ना ही वो खुद समझ पाते हैं कि उनके हाथ से चीज़ें अब फिसल रही हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि किसी की ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मेंटल डिसऑर्डर्स आर एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द माइंड that result in persistent behavior patterns that can seriously affect one's day-to-day life, function and life. Many different psychological disorders जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सिजोफ्रेनिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जिनके साथ लोग लाइफ टाइम रह लेते हैं और उनको शायद पता भी नहीं होता कि बहुत कुछ डिसऑर्डर्स तो इतने बेसिक होते हैं कि लोग उनके संग बड़ी आसानी से सर्वाइव भी कर जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का काम, ट्रीट करने का काम अगेन आई वुड से साइकोलॉजिस्ट जैसे कैटरिस्ट करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं जो कि इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने एक जनरल बात की है। आगे की क्लासेस में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इट इज़ द एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एबनॉर्मैलिटी का नेक्स्ट लेवल होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, कैसे हम पता कर पाते हैं कि किसी पर्सन को ईटिंग डिसऑर्डर्स है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके साथ जिन्हें बहुत ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। बहुत लोअर लेवल का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या बहुत हायर लेवल का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कितना हार्मफुल है, ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ जब हमने वर्ड डिस्कस किया है एबनॉर्मल, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है। तो ये सारा कुछ आपके लिए नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड keep watching us, keep following us, and see you very soon in the next video. Hope you have liked the video. See you very soon. Till then, take care. Bye bye.